नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ग्रेविटेशन क्या होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 का, इसमें हम लोग विस्तार से ग्रेविटेशन को देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने सिलेबस से भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं। आज ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन का, जिसमें हम लोग पहले तो हिस्ट्री जानेंगे। एक बहुत ही हमारे अंदर ना दिमाग में चल रहा है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन को खोजा पूरा का पूरा, और हम लोग पूरा श्रेय जो है वो न्यूटन को दे देते हैं। हालांकि न्यूटन बहुत ही एक महान साइंटिस्ट रहे हैं हमारे इस दुनिया के। तो नो डाउट ग्रेविटेशन में बहुत बड़ा उनका योगदान है, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि और भी कुछ लोग थे जिनका ग्रेविटेशन में योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे ग्रेविटेशन में। तो एक थे गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आप सभी जानते हैं, गैलीलियो। ये इनका कहना था, और ये देखिए इनका जन्म 1564 में होता है, 1642 में इनकी मृत्यु होती है। मतलब कि बहुत पहले की बात है, जब इन्होंने कहा था कि ऑल बॉडीज आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। इन्होंने ऐसा बताया कि जितने भी बॉडीज होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो सब के सब अर्थ की ओर एक्सेलरेटेड होते हैं, मतलब अर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इनका साफ कहना यही था। मतलब ये भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन को ही बता रहे थे, इनका भी ग्रेविटेशन पे ही इशारा था। उसके बाद एक बात आती है एक साइंटिस्ट की, जो है टॉलमी। इन्होंने कहा कि ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्टार्स हैं, सन है, जो कुछ भी हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। सॉरी, स्टार्स है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जितने भी हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सबके सब किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा टॉलमी ने कहा था आज से 2000 साल पहले। चलो गैलीलियो ने तो 1564 में कहा था, लेकिन ये जो टॉलमी थे वो 2000 साल पहले ही कह चुके थे कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं इस ब्रह्मांड के, वे सारे के सारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब सूर्य बीच में है, उनके चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाया जाता है बाकी ऑब्जेक्ट के द्वारा। उनमें स्टार भी हैं और बाकी प्लैनेट्स भी हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हमारे यहाँ के आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट, इन्होंने कहा कि सन जो है वो सेंटर पे होता है, सन सेंटर पे होता है, और जितने प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। कि इन्होंने कहा आर्यभट्ट ने ये 5th सेंचुरी में कहा था, यानी ये भी बहुत पहले की बात है। आर्यभट्ट ने जो कहा ये भी बहुत पहले की बात है। कलर को चेंज कर लेता हूं, ओके। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में लोग बहुत पहले से ही कुछ ना कुछ बताते आ रहे हैं। अब बाद में आगे बात आएगी इनकी, न्यूटन की भी। लेकिन न्यूटन से पहले, जैसा कि हमने देखा भी, गैलीलियो, फिर टॉलमी, आर्यभट्ट, हमारे देश के जो आर्यभट्ट थे। तो ये सब लोग भी ग्रेविटेशन को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते थे और उनके बारे में बताया करते थे। हाँ, कुछ बातें आगे ऐड होती गई। जैसे आगे एक साइंटिस्ट आते हैं टाइको ब्राहे, ये और 1546 से 1601 की बात है, मतलब गैलीलियो से भी पहले की बात है। इन्होंने पूरी जिंदगी, दोस्तों देखो आप, स्पेंट हिज इंटायर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स विद द नेक्ड आई। प्लैनेट्स के मूवमेंट को, कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, उनको देखने में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और वो भी नेक्ड आई से, खुले आंखों से, बगैर किसी टेलीस्कोप, बगैर किसी चीज का। उस समय ऐसा व्यवस्था ही कहा था। इन्होंने पूरा अपना लाइफ टाइम स्पेंड कर दिया ये रिकॉर्ड करने में कि वो जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं या क्या करते हैं, क्या होता है, ठीक है। ब्राहे के बाद ये जो टाइको ब्राहे हैं, इनके असिस्टेंट कह लो या स्टूडेंट कह लो, जो थे जॉन्स केपलर। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, हम लोग चैप्टर के लास्ट में ये बात जानेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी। ये अगर पहले भी पढ़ ले तो समझ में आएगी, और बाद में भी पढ़े तो भी समझ में आएगी। केपलर्स के बाद आते हैं सर आइजैक न्यूटन। ये जो न्यूटन थे,
ये केपलर्स के असिस्टेंट या कह लो केपलर्स के स्टूडेंट थे जो बाद में आए, और हम लोग बस सिंपल जानते हैं कि न्यूटन ही ग्रेविटेशन का खोज करता है। तो हाँ, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है, ये बिल्कुल सही है, न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम देखें कि इनसे पहले केपलर हैं, केपलर से पहले ब्राहे हैं, गैलीलियो हैं, आर्यभट्ट हैं, तो ये टॉलमी हैं, ये इतने सारे लोग जिन्होंने अपना जीवन, अब टाइको ब्राहे के बारे में आप जान देख लो ना, पूरी जिंदगी इसी में गुजार रही कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं नेक्ड आई से देखते देखते। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस ग्रेविटेशन में, तो हम इन्हें भी ना भूलें। अब मेरा बताने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम न्यूटन को कम बता रहे हैं, न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, और न्यूटन ने क्या बताया ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। न्यूटन ने जो बताया ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अब मैं समझता हूँ यहाँ न्यूटन वाली चीज आपको विजुअल हो रही होगी, ठीक है। तो न्यूटन ने जो बताया वो है द फोर्स दैट होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट इज द सेम फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल। इन्होंने ये बात बताया कि वो जो फोर्स जो मून को इसके ऑर्बिट में होल्ड्स करता है, रखे रहता है, उसको उसके ऑर्बिट से इधर उधर नहीं होने देता, क्योंकि इससे पहले केपलर्स ने बताया प्लैनेटरी मोशन को, और उसके पहले ब्राहेयस और भी लोग जो थे ये बताए कि ये सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इधर उधर नहीं होते। न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो फोर्स है ना, जो इन्हें होल्ड किए हुए है, इनको हटने नहीं दे रहा, इनको भागने नहीं दे रहा, ये ऑर्बिट में फिक्स्ड किए हुए है, वही फोर्स इसके लिए भी जिम्मेवार है जो एप्पल नीचे गिरता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के पास जब न्यूटन अपने बगीचे में घूम रहे थे तो वहां पे एप्पल गिरती है और उसके बाद ग्रेविटेशन का खोज होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ग्रेविटेशन एक बहुत मायने रखता है, और इतने बड़े चीज का खोज एकदम पल भर में नहीं हो सकता। तो एक सीक्वेंस चलते आ रहा है, बहुत पहले से सीक्वेंस चलते आ रहा है, लोगों का बहुत पहले से अलग अलग मान्यताएं रही है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, खोज बढ़ता गया, बाद में चलकर न्यूटन ने बताया कि ये जो एप्पल गिरने का या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे गिरता है तो वो भी एक फोर्स की वजह से है, वही फोर्स जिम्मेदार है मून को उसके ऑर्बिट में फिक्स्ड करने के लिए। न्यूटन ने ये बताया, ये बहुत बड़ी बात थी। सारे लोग ये बता तो रहे थे कि कोई फोर्स है जो उसको उसके ऑर्बिट में रखे हुए है, लेकिन न्यूटन ने ये बताया कि वही फोर्स जो उसके ऑर्बिट में घुमाने के लिए जिम्मेदार है, सेम फोर्स एप्पल को खींचने के लिए जिम्मेदार है, सेम फोर्स हर एक वस्तु जो अर्थ पे गिरता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जाने, थोड़ा समय बिताए, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, ये सही है या नहीं, तो आप भरोसा करते होंगे एससी वर्मा पे। सर जो एससी वर्मा है उनका बुक है फिजिक्स का, जिसमें आपको ये मिल जाएगा, ये सारी बातें मिल जाएगी, और मेरा भी सोर्स वही है, मैं भी वहीं से जाना, मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है। तो चलिए, ये था हिस्ट्री। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स दैट होल्ड्स यू टू द अर्थ। वो फोर्स जो हमें अर्थ की ओर होल्ड किए हुए है, होल्ड्स द अर्थ इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो सूरज के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर किसी प्लैनेट को होल्ड किए हुए है, या हम लोग अगर इस अर्थ पे हम लोग हैं, हमें होल्ड किए हुए हैं, तो ये जो फोर्स है यही ग्रेविटेशन कहलाता है। सिंपली हम लोग जानते हैं कि इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इस पूरे यूनिवर्स में, सारे गैलेक्सीज में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। हाँ, ध्यान रहे, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपेल नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं। जब भी करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये ग्रेविटेशन है। जितने भी हम आप, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सामने कैमरा है तो मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैमरा मेरी ओर ना आए, ये ध्यान रखना। तो कैमरा मेरी ओर नहीं आ पाएगा। आप भी अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं, आप अभी अपने घर में हैं, आप अपने सामने फोन रखे हुए हैं या लैपटॉप है आपका, आप अपने फोन को या लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका फोन या लैपटॉप आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये सब कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये सब इस पृथ्वी पे है। ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी पे है, अर्थ पे है। तो अट्रैक्ट तो एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। इसका वजह यह है ना कि ये जो अर्थ है ये अपना एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स,
जो इन सारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से ये इन ऑब्जेक्ट को अपने स्थान से हटने नहीं दे रहा और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। यानी अगर सिंपली बोले तो हम आप अगर एक साथ बैठे होते हैं तो हम आप एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है। इस वजह से बस सिंपल यही चीज है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, ये क्लियर है? मैं समझता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। तो आगे स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का क्या लॉ है, इन्होंने क्या नियम दिया है ग्रेविटेशन के बारे में, ये थोड़ा जानते हैं। और यही बहुत बड़ी बात है, इसी वजह से न्यूटन जो है वो बहुत छा गए और इन्होंने जो लॉ दिया एक बहुत बड़ा एक मतलब कारनामा है फिजिक्स के मामले में। क्या बताएं हम, न्यूटन बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्होंने कहा कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसी दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो अच्छा, ये जो अट्रैक्ट कर रहा है यानी फोर्स है, तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास का, ये मास का प्रोडक्ट m1 इंटू m2। इन्होंने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। इनका जो मास है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मास, इनके मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। फिर इसके बाद इन्होंने कहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। इन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस है इनका, m1 m2 इनका मास है। ये कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास कुछ ना कुछ होगा। मैं थोड़ा इनका कलर चेंज करता हूं, इनका कुछ मास होगा, m1 m2 मास है। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r है। इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मास m1 इंटू m2। फिर इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के जो डिस्टेंस है ना, इसके स्क्वायर का, बीच के डिस्टेंस का नहीं, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। डिस्टेंस इनका r है तो r का जो स्क्वायर होगा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैं समझता हूँ आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है सही ढंग से। कहने का मतलब यह है कि अगर मास बढ़ा दिया जाए तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम होगा। ऐसा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ मिला दें तो क्या आएगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो हमें एक यहाँ पे कांस्टेंट देना होगा, जो कांस्टेंट है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी लेकर जाओ ये काम आएगा, ये फेल नहीं होने वाला। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। जी का यूनिट क्या होगा दोस्तों, जी का यूनिट, थोड़ा जी के बारे में ध्यान से जानते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। चलो देखो, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या है, एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। यहां से जी के बारे में अगर जाने तो जी को आप इधर लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, यही आएगा जी यही आएगा ना। हाँ, तो थोड़ा देखते हैं जी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। चलो बताओ, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो आर है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर और स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 यानी मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी इंटू केजी, दो बार केजी आ जाएगा तो आएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, ये जी का यूनिट, जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट है। इसका वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू होता है जी का, आप इसे याद कर लें। ये बहुत आगे काम आने वाला है, जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, ज्यादातर सवाल में आपको ये जी का वैल्यू याद रखना होगा, जी का वैल्यू आपको पुट करना होगा। और याद रखना बहुत ही सिंपल है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए हम फिर से वापस आते हैं अपने स्लाइड।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो न्यूटन्स का लॉ है, उसमें और भी आगे बात है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके क्योंकि फोर्स है तो इनका डायरेक्शन होगा। आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने फोर्स के बारे में पढ़ रखा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इनका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों का सेंटर की ओर डायरेक्शन होता है। ये सेंटर है और ये सेंटर है, यानी इन इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर की ओर, मतलब एक दूसरे को सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट है द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज नॉट अल्टर्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट्स इवन इफ दे आर लोकेटेड बिटवीन द पार्टिकल्स। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होगा। ये तीसरा चौथा ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर ये ए और बी के बीच में फोर्स लग रहा है तो ये हमेशा लगता रहेगा, कम नहीं होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ही बड़ी बात कही इन्होंने कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ जाए उनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ हैं, हमारे सामने मून है, यानी हमारा मून एक हमसे काफी दूर है, हमारे और मून के बीच में चाहे कितना भी ऑब्जेक्ट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जितना फोर्स मून पे लगा रहे हैं या मून हम पे जितना फोर्स लगा रहा है वो लगता रहेगा, मतलब ये किसी तीसरे पार्टिकल की वजह से अल्टर्ड नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है। नोट देखते हैं थोड़ा, ऑल्दो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज स्ट्रिक्टली टू द पार्टिकल्स। हालांकि जो न्यूटन्स का लॉ है ये पार्टिकल पे अप्लाई होते हैं, लेकिन हम लोग इसे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, जो बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट हैं, इनमें भी अप्लाई करते हैं। वजह क्या है थोड़ा जानते हैं। क्योंकि जैसे हम ज्यादातर कब अप्लाई करते हैं, ये सन है, इसके चारों ओर, ये सन है, इसके चारों ओर प्लैनेट्स हैं, तो सन और किसी एक प्लैनेट के बीच में दूरी इतना ज्यादा होता है ना कि इस सन से इस प्लैनेट को देखा जाए तो ये पॉइंट मास ही दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। जैसे हमें मून कितना बड़ा दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है, बहुत ही छोटा दिखता है ना मून हमें, तो एक पॉइंट मास के लिए हो गया। तो डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, जिसके वजह से हम उसे क्या करते हैं, बहुत ही छोटा ही देखते हैं, इसलिए यहाँ पे भी ये अप्लाई हो जाता है। तो ये था हमारा नोट, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारा ग्रेविटेशन से रिलेटेड। इस एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ मास 1 kg, एक कोई स्फीयर है जिसका मास 1 kg का है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे रखा जाता है। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका मास कितना है 1 kg, जिसको इसके सरफेस पे रखा जाता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस अर्थ के द्वारा जो इस स्फीयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को आपको बताना है। ये अर्थ है, अर्थ है और ये कोई एक स्फीयर है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो, तो हमें ऑब्जेक्ट का तो मास पता है, लेकिन अर्थ का मास नहीं पता। इस क्वेश्चन में दे दिया है मास ऑफ अर्थ 6.0 × 10⁻24 kg। आप याद रखेंगे मास ऑफ अर्थ। जो हमें ये भी जरूरत होगी, इस ऑब्जेक्ट से इस अर्थ के बीच का दूरी कितना होगा, तो ये दूरी कुछ खास नहीं है। जो रेडियस होगा अर्थ का, सेम रेडियस जो है वो यहाँ पे इनके बीच का दूरी भी है, जैसे 6.4 × 10⁻6 यहाँ पे दे दिया है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6, यानी आपको m1 पता है 1 kg, सॉरी m1 कितना है 1 kg, m2 यानी मास ऑफ अर्थ कितना है 6.0 × 10⁻24 kg। r भी आपको मालूम है, r है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये r मालूम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m1 है 1, m2 है 6.0 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r है 6.4 × 10⁻6, ये स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देते हैं, 6.4 × 10⁻6। आप इसको जब सॉल्व करेंगे घर में बैठ के, तो आपका वैल्यू आएगा, जो भी आएगा आप इसको सॉल्व पहले करें, ठीक है। मैं थोड़ा वक्त देता हूं आपको, आप इसको सॉल्व करें। कैसे होगा, देखो 10⁻6 है, 10⁻6 है
ये 12 हो जाएगा ना, 6 6 12 हो जाएगा, जिसको काट देगा कितने बार में, 10⁻12 बार। ठीक है, उसके बाद ये 10⁻11 10⁻12, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻1 प्लस 12 -1 घटकर आ जाएगा 1, तो बच जाएगा सिर्फ 10, सिर्फ एक जीरो रह जाएगा। और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो करें आप इसको सॉल्व थोड़ा सा। हाँ, तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.977 इंटू 10⁻1, ये आपका वैल्यू है, ये जीरो है लिखा हूं, 0.977 इंटू 10⁻1, यानी ये लगभग बराबर आया 9.8 न्यूटन का। ये जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो एक पॉइंट जो है वो इधर में आ जाएगा, एक डिजिट इधर आ जाएगा, और इसके वजह से ये कितना वैल्यू आ जाएगा 9.8 न्यूटन। हमने क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये एक सवाल था आपका, एग्जाम्पल था जो ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आगे हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम का। दो पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, मीडियम चाहे कुछ भी हो। जैसे इनके बीच में दीवार आ जाए, इनके बीच में लोहे का कोई सामान रख दो, इनके बीच में जैसे हम यहाँ पे हैं, अर्थ है, यहाँ पे हमारा मून है, इसके बीच में सन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सॉरी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो फोर्स हमने मून पे लगाना है वही फोर्स मून में हम पे लगाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच में मीडियम कुछ भी आ जाए, वैक्यूम हो या ना हो, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे कि हमने शुरुआत में ही जाना कि जो ये ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं रिपेल नहीं करते, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ये बड़ी बात है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में जितने भी फोर्स है ना, उन सब में सबसे कमजोर कोई है तो ग्रेविटेशन फोर्स है। अब आप कहोगे कि जब सबसे कमजोर है तो ये हमें उड़ने क्यों नहीं देता है, तो भाई बड़ा आसान है ना, अर्थ बहुत बड़ा है तो इतना आसान नहीं है। तो इतना आप याद रखना कि ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं। वजह क्या है, ये आर स्क्वायर, इनके वीक होने का वजह है आर स्क्वायर और जी। जी का वैल्यू इतना कम है, देखो 10⁻11 कितने भी आएंगे ना वैल्यू m1 m2 आर स्क्वायर का, m1 m2 आर स्क्वायर को सॉल्व करके कितना भी बड़ा वैल्यू लेकर आ जाओ, ये जी जो है उसको छोटा बना देता है। 10⁻11 यानी -11 बार अगर क्या बताया जाए तो ये बहुत ही एक छोटा वैल्यू हो जाएगा। इस वजह से कहा जाता है ये एक वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विथ विच वन बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है जितना, मान लो ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो अर्थ है, अर्थ इस स्फीयर पे फोर्स लगा रहा है 9.8 का, अर्थ इस स्फीयर पे फोर्स लगा रहा है 9.8 का, तो ये जो स्फीयर है ये अर्थ पे भी फोर्स लगाएगा 9.8 का। ये बड़ा है छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किस तरह बड़ा है। जैसे अर्थ अगर आप पे 9.8 का फोर्स लगा रहा है तो आप भी अर्थ को 9.8 न्यूटन फोर्स से खींचते हो। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। आगे भी है कुछ, थोड़ा सा देखते हैं। इट इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, ये क्या है, दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन है जो ग्रेविटेशन फोर्स है। ये that is gravitational force between two particles is independent of the presence or absence of other particle। दो पार्टिकल के बीच का, ऐसा भी हमने पहले देख लिया, दो पार्टिकल के बीच का ये फोर्स है, इनके बीच में कितने भी पार्टिकल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद है इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर की ओर लगते हैं। ये जब भी फोर्स लगेंगे तो उन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर की ओर में लगेंगे, तो ये भी हमने पहले कर लिया। अब आगे हमारा है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया, यानी जहां से निकलकर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आया, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन पहला है इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ के मास को हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं।
सन के मास को, मून के मास को या किसी भी प्लैनेट के मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर जो मून का मोशन है उसको क्या करना है, उसको डिटरमाइन करने में भी ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सहायक होता है। थर्ड है टू एस्टिमेट द मास ऑफ द डबल स्टार। डबल स्टार का जो मास है उनको भी एस्टिमेट करने में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें सहायता प्रदान करता है। फिर है इट हेल्प अस टू डिस्कवर न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स। नए स्टार को खोजने में, नए प्लैनेट्स को खोजने में ग्रेविटेशन का लॉ कारगर है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करना हो, जो सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स का मोशन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो हेल्प करता है। टू डिस्क्राइब द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। द टाइड क्या होता है, समुद्र में जो ये लहरें उठती है ऊपर की ओर, ये हाई टाइड, और फिर जब ये नीचे आती है तो ये क्या हो जाता है, लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड जो है ये किसके वजह से होता है, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो मून या सन हमारे पृथ्वी पे लगाता है। ये टाइड का मामला है। लेकिन आप इतना जरूर जानते होंगे हाई टाइड या लो टाइड, लो टाइड्स का आना या जाना ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सन के और मून के ग्रेविटेशन फोर्स पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत। आज का ये जो पार्ट इतना ही तक रहेगा, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ एक्स्ट्रा आप सीखे होंगे जरूर। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कुछ परेशानियां हुई है, कुछ चीजें अगर डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी कल ही नेक्स्ट पार्ट आ जाने वाला है। और भी जैसे आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है, केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।